हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन कर रहे हैं और पार्टनरशिप में हमने अपना रिटायरमेंट और डेथ का पोर्शन पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या है आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे हमारा डिसोल्यूशन का चैप्टर, जो कि पूरा है तो पार्टनरशिप में ही, बट आप ऐसे मान लीजिए कि पार्टनरशिप से ये पूरी की पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, अब डिसोल्यूशन की बात जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिसोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे तब है डिसोल्यूशन मीन्स that firm closes down its business and comes to an end। तो सीधी सी बात समझिए, देखिए पार्टनरशिप जब बंद होने पे आती है, ठीक है, एक होता है हमने पार्टनरशिप को फॉर्म किया, अब हमारा जो भी पर्पस था वो फुलफिल हो गया है या किसी और भी रीजन से पार्टनरशिप अब यहाँ पे बंद हो रही है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे पार्टनरशिप जो है पार्टनर्स की पार्टनरशिप नहीं टूट रही है, यहाँ पे जो हमने फर्म बनाई थी वो फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, मतलब वो फर्म खत्म हो रही है। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है तो इसके कुछ केसेस होंगे कि कौन कौन से केसेस में डिसोल्यूशन हो सकता है। तो पहला है कि चेंज इन पीएसआर आ जाए। ये सब रीजन देखिए हमेशा सेम रहेंगे जो हम लोगों ने एडमिशन में पढ़े हैं, रिटायरमेंट में पढ़े हैं, काफी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं केसेस, चेंज इन पीएसआर, मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम पुरानी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे और एक नई फर्म बन जाती है, या तो सेम नाम से या फिर नेम उसका चेंज हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा इन्होंने रीजन दिया है केसेस या तो एडमिशन का पार्ट है या रिटायरमेंट का पार्ट है या डेथ का पार्ट है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने कहा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों में ही डिसोल्यूशन होता है फर्म का। ठीक है, देखिए कहने का मतलब यह है कि इन तीनों में या चेंज इन पीएसआर में फर्म तो डिसॉल्व होती ही होती है। ठीक है, एक होता है कि यहाँ पे बस शेयर्स चेंज हो जाते हैं, है ना, हम फर्म को रन करते रहते हैं। एक होता है हमने डिसीजन लिया, ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है या एक पार्टनर जा रहा है ना, या किसी की डेथ हो गई है, तो हम पूरी फर्म ही पहले बंद कर देंगे, क्लोज डाउन द फर्म, एंड फिर हम क्या करेंगे, एक नई फर्म क्रिएट करेंगे। ये भी हमारे पास ऑप्शन होता है। तीसरा है इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, मतलब अगर कोई हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो कैपेबल ही नहीं है बिजनेस में पार्ट लेने के लिए, तो हमें वहां पे भी अपना डिसोल्यूशन पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर देना पड़ता है, फर्म को बंद कर देना पड़ता है। एक्सपायरी ऑफ पीरियड, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए पार्टनरशिप में हमेशा डीड में हम क्या मेंशन करते हैं, उसका एक्सपायरी पीरियड। एक्सपायरी पीरियड का मतलब क्या होता है, मतलब हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई और हमने आगे क्या किया, हमने कहा कि भाई ये पार्टनरशिप फर्म इस डेट को खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने एक पार्टनरशिप में पटाखे की बिजनेस खोला है हमने, ठीक है, मान लेते हैं हमने फायर क्रैकर्स का जैसे ही बिजनेस सेटअप किया, हमें पता चला कि भाई हमारे पास पूरी कैपिटल नहीं है, तो हमने एक पार्टनर भी लाया और हमने पार्टनरशिप बना ली। हमने उससे कहा कि देखिए दिवाली आने वाली है और दिवाली आने से पहले, ठीक है, दिवाली आने से पहले हमें ये सारे फायर क्रैकर्स को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है और उसके बाद मिलके सेल करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारी पार्टनरशिप कब तक चलेगी, सिर्फ और सिर्फ दिवाली के एंड तक। जैसे ही दिवाली खत्म होगी हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब हमने मान लीजिए 1 और 2 मंथ्स के लिए ही पार्टनरशिप बनाई थी, तो जैसे ही पार्टनरशिप बनी उसका एक एक्सपायरी पीरियड में हम लोगों ने पहले से ही फिक्स किया। वो कौन सी डेट है, जैसे ही दिवाली खत्म होगी, मतलब दिवाली का अगला दिन। ठीक, अब वहां से तुरंत ही हमारा क्या होगा, उसी डेट पे हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के कुछ मोड्स होते हैं। थ्योरी पोर्शन है, आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स में तो नहीं आएगा, बट ये क्या है कि आपको एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, पहली चीज याद है, ये ध्यान रखिएगा, विद कंसेंट ऑफ कोर्ट। ठीक है ना, विद कंसेंट ऑफ कोर्ट, ठीक है, और विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट। यहाँ पे 2 केसेस होंगे, मतलब एक जिसमें कोर्ट शामिल नहीं होगा और एक जिसमें कोर्ट शामिल होगा। पहला जिसमें कोर्ट शामिल नहीं है। अब देखिए सारे पार्टनर्स हैं, सबने म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हमें अब ये पार्टनरशिप फर्म की जरूरत नहीं रही है, हमारे सबके जो भी हमारे पर्पस थे वो फुलफिल हो गए हैं, अब इस पार्टनरशिप को हमें क्लोज कर देना चाहिए। अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो कोई बात नहीं है, हम अपने आप से ही फर्म को बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन करना है। कंपलसरी डिसोल्यूशन देखिए कौन से केस में होता है, देखिए अगर आपका जो भी बिजनेस है वो आपको लग रहा है कि अब ये इसमें मान लेते ग्रोथ बची नहीं बिजनेस में, ठीक है, या किसी भी पार्टनर ने अनलॉफुल बिजनेस में, मतलब किसी भी पार्टनर ने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से बिजनेस को अब कंपलसरीली ही हमें बंद कर देना है। तीसरा क्या है, ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट। ऑन हैपनिंग ऑन एन इवेंट का क्या मतलब है कि भाई हमारा पार्टनर, हमने देखा कोई हमारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो गई जिसके बगैर बिजनेस रन करना आगे पॉसिबल ही नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, हमने वहां पे भी यहाँ पे क्या किया, उसको खत्म कर दिया। इसके बाद है बाय नोटिस। नोटिस का मतलब यह है कि हमने कहा कि जब भी आपको पार्टनरशिप म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जैसे आप करते हैं वैसे ही नोटिस के थ्रू भी कर सकते हैं, कि हम लोगों ने कहा एक नोटिस दिया हमने सभी पार्टनर्स को, और सभी पार्टनर्स की हमने उस पे क्या करी, हमने उन पे उस नोटिस पे सभी पार्टनर से कहा कि अपनी एसेंट दीजिए हमें, कि अगर आप ऐसा मतलब पार्टनरशिप को क्लोज करना चाहते हैं या नहीं। अगर सभी पार्टनर्स नोटिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं हाँ हमें पार्टनरशिप को बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारा काम आगे हो जाएगा। ठीक है, और हम डिसोल्यूशन का प्रोसेस चालू कर देंगे। लेकिन ये कुछ इसमें केसेस होते हैं जो कोर्ट कहता है कि आप पार्टनरशिप को बंद करिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सब पार्टनर्स खुद करते हैं, बट यहाँ पे कोर्ट कहता है। वो कौन से केसेस हैं, पहला है पार्टनर बिकेम अनसाउंड।
कोर्ट को लग रहा है कि मतलब पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड हो गया। अब कोर्ट को लग रहा है का क्या मतलब है, कोर्ट देखिए, कोर्ट को अपने आप कुछ नहीं पता चलता है, कोई भी फर्म का ही पार्टनर होगा जो कोर्ट को क्या करेगा, कोर्ट को एक नोटिस भेजेगा या कह सकते हैं वो इन्फॉर्म करेगा कि सर ये पार्टनरशिप है और इसमें एक पार्टनर है जो कि डिसॉल्व हो चुका है, मैंने इस पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए अपील की थी बट ये सारे पार्टनर मान नहीं रहे, तो आप आ जाइए और इस पार्टनरशिप फर्म को बंद करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन होगा और कोर्ट यहाँ पे आके आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा देगी। बिकेम इनकैपेबल का मतलब ये है कि हमने देखा कि जो मेन पार्टनर था या कोई भी पार्टनर उसमें इनकैपेबल हो गया है। अब इनकैपेबल का मतलब है अब वो बिजनेस में पार्ट नहीं ले सकता है या अब वो कुछ इंसॉल्वेंट हो गया या ऐसे कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, अब वो आगे बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केसेस में भी कोई एक पार्टनर कोर्ट को एक नोटिस भेजेगा। ठीक है, और कोर्ट नोटिस क्या मतलब अपील करेगा कोर्ट को कि आप आके इस पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करा दिए। ये सिंपल सी बात समझिए, ये तब होता है जैसे एक पार्टनर इनकैपेबल हो गया और एक पार्टनर चाह रहा है कि फर्म को बंद कर दिया जाए बट अदर पार्टनर कह रहे हैं नहीं फर्म नहीं बंद होगी, फर्म अभी भी चलती रहेगी। तो ऐसे केसेस में उसको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और बोलना पड़ता है, तो कोर्ट यहाँ पे भी आके अपनी फर्म को डिसॉल्व करवा देती है। इसके बाद एक गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी मिसकंडक्ट में गिल्टी पाए जाते हैं, आप मतलब कोई भी फर्म का पार्टनर, और अगर वो गिल्टी है किसी भी मिसकंडक्ट में, तो फिर यहाँ पे फिर से वही होगा कि किसी भी पार्टनर, ठीक है ना, किसी भी पार्टनर के द्वारा अदर देन जो वो फर्म मतलब कोर्ट से अपील कर रहा है कि हमें इस फर्म को डिसॉल्व करना है, उसके अदर मतलब जो भी अलग पार्टनर्स हैं उससे अलग, वो सारे पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर ने अगर कोई मिसकंडक्ट किया हुआ है तो जो पर्सन अपील कर रहा है वो कोर्ट को ये सारी बातें बताएगा और कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजन लेगी कि इस फर्म को डिसॉल्व करना है या नहीं करना है। लास्ट है ट्रांसफर इंटरेस्ट। किसी भी पार्टनर ने बिना पूछे, मैंने क्या बढ़ाया था आपको एडमिशन में कि आप अपना इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट कभी भी, इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या आपके जो भी राइट्स हैं वो आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, परमिशन लेनी है आप फिर कर सकते हैं, मगर अगर मान लीजिए आपने पूछा ही नहीं, आपने अपने सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिए किसी अदर पर्सन के नाम पे, मतलब जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका दोस्त है और आप दोनों लोगों ने पार्टनरशिप बनाई थी, आपके दोस्त ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया और उसने अपने किसी दोस्त को फर्म में पार्टनर बना दिया। अब आप उसके साथ शायद कंफर्टेबल ना हो बिजनेस को आगे रन करने के लिए, तो ऐसे केसेस में भी फर्म का डिसॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन जो होता है वो कोर्ट खुद करा देती है। लास्ट है कोर्ट इटसेल्फ, मतलब कोर्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। या बाकी सारे केसेस में तो अपील हो रही थी, कोई एक पार्टनर अपील कर रहा था, बट इस केस में कोर्ट को खुद लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो कुछ अनलॉफुल बिजनेस कर रही है, ठीक है, या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन नहीं कर रही है, तो फिर यहाँ पे कोर्ट खुद आती है और कहती है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब यहां तक जब हमने पूरा पोर्शन कर लिया है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी तक हमने जो समझा है वो क्या है, मीनिंग समझ ली हमने, केसेस क्या होंगे, कैसे डिसॉल्व होगा, ये सब पार्ट यहाँ पे हमने समझा। इसके बाद देखिए कि सेटलमेंट कैसे होगा। डिसोल्यूशन हो गया फर्म का, अब डिसोल्यूशन के बाद फर्म में बहुत सारी एसेट्स भी तो हैं, फर्म में बहुत सारी एसेट्स हैं, तो भाई उन एसेट्स के साथ एक मतलब कुछ बहुत सारी लायबिलिटीज भी होंगी। तो जब फर्म खत्म होगी तो एसेट्स बिकेंगी, पैसा आएगा, लायबिलिटीज को भी पे ऑफ कराना पड़ेगा हमें, ठीक है, और पार्टनर का जो पैसा है वो भी उनको देना पड़ेगा। तो ये किस स्ट्रक्चर में होता है, इस चीज को हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए सेटलमेंट ऑफ अकाउंट हमें यहाँ पे करना है। सेक्शन 48 अलाउ करता है, पार्टनरशिप एक्ट में ये सेक्शन लिखा हुआ है। ये कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ लॉस, जितना भी लॉस है या जो पार्टनरशिप के कैपिटल में अगर कोई डेफिशिएंसी आ रही है, क्योंकि भाई उनको पेमेंट करनी है ना, तो अगर हमें कोई लॉस पड़ा हुआ है, क्योंकि लॉस भी फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर कोई डेफिशिएंसी है उनकी कैपिटल में, भाई कैपिटल में भी डेफिशिएंसी आ सकती है कि हमें चुकाना था पैसा सारे पार्टनर्स को मिलकर और वो पैसा पूरा ही नहीं पड़ रहा है, तो करना क्या है, सबसे पहले अगर कोई प्रॉफिट है तो उससे आप इसको फुलफिल करिए। सेकेंड स्टेप है आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल मतलब अगर फर्म में कोई कैपिटल्स पड़ी हुई हैं तो वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। और थर्ड है रियलाइज्ड फ्रॉम पार्टनर्स इन पीएसआर। अगर हमने देखा कि वो पोर्शन फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है दोनों को यूज करने के बाद भी, तो हम उसको क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे पार्टनर से और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही रियलाइज करेंगे, मतलब होन से ये पैसा मंगाएंगे। ठीक है, उसके बाद अमाउंट रियलाइज्ड, ये सेकंड स्टेप है, पहले इस तरीके से जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट सेल फ्रॉम फर्म, क्योंकि हमने क्या बताया कि एसेट यहाँ पे सेल होगी सबसे पहले, तो एसेट जब सेल होगी तो इंक्लूडिंग एनी सम इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। ठीक, तो रियलाइज एसेट से जो पैसा है वो, और अगर कोई भी पार्टनर ने अपनी कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करी हुई है, ये दोनों ही चीजें जोड़ के हमारे पास जो भी पैसा आएगा, ठीक, उससे हम पेमेंट करेंगे। और पेमेंट सबसे पहले किसकी होगी, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। ठीक है, एक होती है इनसाइड लायबिलिटी, इनसाइड लायबिलिटी और आउटसाइड लायबिलिटी। वो क्या है, इनसाइड लायबिलिटी मतलब हमने किसी पार्टनर से ही लोन लिया था, ठीक है, हमने किसी पार्टनर से ही लोन लिया था। आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, हमने किसी बैंक से लोन लिया था।
तो ध्यान रखिएगा, जब हम ये सारी चीजें बेच देंगे, सेल कर देंगे, सबसे पहले इनसे आने वाला पैसा जो होगा वो हम फर्स्ट आउटसाइड लायबिलिटी को पेड करेंगे। फर्स्ट में आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हैं, किसी बैंक से लोन लिया है, ये सब चीजें हम पहले पे करेंगे। ठीक, दूसरा काम होता है लोन्स एंड एडवांसेस बाय पार्टनर। हमने खुद ही बताया ना, पहले आउटसाइड लायबिलिटी फिर इनसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड इनसाइड। ठीक, आउटसाइड फर्स्ट में हो गई, इनसाइड बाद में। भाई पार्टनर ने भी तो लोन दिया था, तो लोन जो भी पार्टनर्स का होगा वो सेकंड में आएगा। इसके बाद अगर कोई पैसा बचा तो पार्टनर्स को हम उनका लोन वापस करेंगे। अभी उनकी कैपिटल नहीं दे रहे, ध्यान रखिएगा, हम उसको अभी उनका लोन वापस करेंगे पहले। फिर अगर इसके बाद भी थोड़ा पैसा और बच जाता है तो करना क्या है, बैलेंस ऑफ कैपिटल विल बी रिटर्न। फिर उन जो पार्टनर का लोन के बाद पार्टनर ने कुछ पैसा लगाया होगा फर्म में, वो पैसा वापस करेंगे। अगर बचता है पैसा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर उसके बाद भी कुछ पैसा रिमेनिंग रह जाता है तो वो सिंपल सी बात है कि पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स ने मेहनत करी होगी तभी इतना पैसा बच रहा है, तो वो उनके पीएसआर रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बहुत इजी पार्ट है, आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी पोर्शन है, ध्यान से पढ़िएगा। बोरिंग है आई नो, इसमें कुछ चुटकुले में डाल भी नहीं सकता हूं, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझना है तो। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर में बांटने के बाद होता क्या है कि कुछ फर्म के खुद के डेट्स होते हैं, एक फर्म के डेट्स होते हैं, एक प्राइवेट डेट्स होते हैं। ये क्या चीज है, फर्म के डेट और प्राइवेट डेट? फर्म के डेट का मतलब होता है कि जो फर्म ने मतलब कहीं से लोन लिया है, बाहर से या अंदर से, है ना, इनसाइड या आउटसाइड। और प्राइवेट डेट मतलब किसी पार्टनर ने अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने रिस्क पे लोन लिया है किसी बाहर हुई फर्म से, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो फर्म के डेट्स होंगे, मतलब फर्म के डेट्स, तो उनको हम कैसे पे ऑफ करेंगे, तो सबसे पहले फर्म की एसेट्स जो हम सेल करेंगे उससे हम आउटसाइड लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितने भी फर्म ने किसी बाहर से लोन लिया है उनके सबके आउटसाइड लायबिलिटीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फर्म की एसेट सेल करके। और कुछ पैसा अगर बच गया है तो उसको पीएसआर में पार्टनर्स को बांट देंगे। यही काम होता है फर्म का, ठीक है। लेकिन प्राइवेट डेट्स में क्या है, तो पार्टनर की प्राइवेट एसेट जितनी भी हैं वो सब सेल होगी, ठीक है, उस फर्म में। और फिर हम प्राइवेट लायबिलिटी पार्टनर की पे ऑफ करेंगे, पार्टनर की प्राइवेट लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। फिर अगर कुछ बच गया है तो फर्म का डेट हम उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी से पे करेंगे। तो समझ में आया? पार्टनर ने मान लीजिए खुद का कार लोन लिया हुआ था, ठीक है, उसका कार लोन, उसकी मान लीजिए उसकी खुद की सारी एसेट बेच के हमें 50,000 रुपए मिला, ठीक। उसमें से उसका कार लोन क्योंकि पार्टनर्स का प्राइवेट डेट है, पहले मान लेते 30,000 रुपए था, 30,000 रुपए उसने कार लोन में चुका दिया। बचा कितना? बचा 20,000। अब ये कौन देगा? अब कहेगी फर्म, अब ये पैसा हमें दे दीजिए, आप अपने पहले लोन चुका लीजिए, बच गया, अब हमारा ये फर्म का लोन चुकाने में काम आएगा। और फर्म का जो डेट है वो तो कुछ नहीं है, पहला काम बस उनकी एसेट बेच के आउटसाइड लायबिलिटी को पे ऑफ कर दीजिए, बाकी पैसा बचा हुआ सिर्फ पार्टनर्स को उठा के दे दीजिए, बात खत्म, ठीक है। यहां तक ये थ्योरी पोर्शन हमारा हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कैसे हमारा पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पार्ट का जो फॉर्मेट है वो बनता है। तो इसमें हमारा कुछ नहीं, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीसरा बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बनता है हमारा कैश या बैंक अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, जब कैश और बैंक अकाउंट बनेगा तो इनका बैलेंस जो होगा वो मैच करना चाहिए, ठीक है। इनका बैलेंस मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तब तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर मैच नहीं किया, देखो मैच कर गया, क्वेश्चन करेक्ट, जो भी आपने किया। नॉट मैच्ड, क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे समझा कि हमारा फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। आई होप थ्योरी का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग बढ़ेंगे रियलाइजेशन के फॉर्मेट की तरफ। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा क्या है, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। मैंने पहले से ही बना के रखा है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं एक एक पॉइंट आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या करना है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। और याद रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो ये जो डेबिट साइड है आपकी, इसमें सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सारी एसेट्स जो आपकी बैलेंस शीट में दी हुई होंगी उनको यहाँ पे सिर्फ नोट करेंगे। ऑल काइंड ऑफ एसेट्स आपको यहाँ पे नोट करनी है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन बहुत यहाँ पे कमाल की चीज है जो आपको समझनी है, क्योंकि यही चीजें आपको जो क्वेश्चन है वो आसानी से करने में मदद भी करेंगी।
एक्सेप्शन क्या है कि एक्सक्लूडिंग सारी एसेट उतारनी है, बट एक्सक्लूडिंग कोई कैश या बैंक बैलेंस है वो हम लीव कर देंगे, उसको नहीं उतारेंगे। फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट्स टाइप जैसे कि कोई हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वहां पे दिए हुए हों, ठीक है। कोई डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है कि लॉस नेट प्रॉफिट में, जब लॉस नेट प्रॉफिट एंड लॉस में जब लॉस आता है तो हम उसको एसेट साइड में शो कर सकते हैं, या तो फिर कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो एसेट साइड में अगर कोई शो है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। किसी पार्टनर को हमने अगर लोन दिया है, ठीक है, तो पार्टनर का लोन भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और अगर पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस हमारी एसेट साइड लिखा है तो उसको भी हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। सबसे पहला काम आपका यही होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी एसेट्स उतारनी है। इन कुछ एसेट्स को छोड़ के कौन कौन सी, कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर एसेट साइड लिखा है तो, और कोई भी अगर पार्टनर का लोन है, ठीक है, एसेट साइड अगर लिखा हुआ है कि हमने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो वो भी हमें नहीं उतारना है। कोई फिक्टिशियस एसेट्स है वो भी हमें यहाँ पे नहीं उतारना है, ठीक है। दूसरा, तो यहाँ पे आपकी सारी लायबिलिटीज आएंगी, इस चीज को आपको समझना है, ठीक। सबसे पहले आप सारी लायबिलिटीज को यहाँ पे नोट करेंगे, लेकिन लायबिलिटीज में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया है तो आपको नोट नहीं करना है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। अगर उस साइड लिखा है नहीं नोट करना है। कोई रिजर्व नहीं नोट करने हैं। कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का बैलेंस जो हमारी लायबिलिटी साइड लिखा होता है हमें वो भी नोट नहीं करना है। कोई लोन है जो पार्टनर्स फ्रॉम पार्टनर्स मतलब जिसको फर्म ने लोन लिया हो, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, ठीक है, ऐसा कोई भी लोन जो क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड हमारा शो होता है हमें उसको नोट नहीं करना है। बाकी सारी जितनी भी लायबिलिटीज हैं हमें नोट करनी है। ये पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है, आपको ये याद ही करने पड़ेंगे जो भी एक्सेप्शंस हैं वो। ये एसेट्स और लायबिलिटीज आपको जैसे ही आपने नोट कर ली, लायबिलिटी साइड एक चीज और आपको नोट करनी पड़ेगी, वो है प्रोविजन ऑन एसेट्स। प्रोविजन ऑन एसेट्स का क्या मतलब है, प्रोविजन ऑन एसेट मतलब कोई डेटर्स पे प्रोविजन बनी है, ठीक है, या कोई भी हमारे डेप्रिसिएशन की प्रोविजन बनी है, वो सब वो हम इधर नोट करेंगे, ठीक है। डेटर का अमाउंट तो इधर आएगा बट उसकी प्रोविजन हम इस साइड नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद का खेल हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का स्टार्ट होता है। वो क्या है, सबसे पहला काम बाय बैंक आप लिखेंगे, और कोई भी एसेट्स जो रियलाइज हुई हैं या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई है जो हमें मिल गई है जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वो सब हम लिखेंगे बाय बैंक, और उसके अंदर हम सारी एसेट्स जो रियलाइज हुई हैं उन सबका अमाउंट जोड़ के बाहर लिख देंगे और ये आएगा बाय बैंक कॉलम में, ठीक है। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। और इधर हम क्या लिखेंगे, कोई भी बैंक में ही लिखेंगे टू बैंक, बट कोई भी अमाउंट जो हमने लायबिलिटी डिस्चार्ज करी है उसको पेमेंट करी है वो, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई हमने उसको भी पे ऑफ कर दिया, वो हम किस में लिखेंगे, बैंक या कैश में, बैंक या कैश में, जैसा भी आपका मन। दूसरा, आप बैंक लिखिए या कैश लिखिए दोनों सेम है, बट ये ध्यान रखिएगा जो भी लिख रहे हैं वो सब में यूज करिएगा, ठीक है। बैंक लिख रहे हैं तो बैंक बैंक बैंक, कैश लिख रहे हैं तो कैश कैश कैश, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी पार्टनर किसी फर्म की एसेट को खुद परचेज करके ले जाता है, देखिए यहां पे क्या है कि एसेट्स हमने बाहर वालों को बेची, पैसा आया तो हमने बैंक में लिख दिया। यहां पे क्या है कि अगर पार्टनर ने कोई एसेट ले ली है फर्म की, ठीक है, अब पार्टनर ने फर्म की एसेट ले ली है तो अगर वहां ये लिखा हुआ है कि पार्टनर ने फर्म की एसेट ली और पेमेंट भी करी, ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए ए रिसीव द एसेट, मान लेते फर्नीचर ऑफ द फर्म, ठीक है, टेकन ओवर बाय ए, ठीक है, फर्नीचर टेकन ओवर बाय, फर्नीचर टेकन ओवर बाय ए, ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि ए ने फर्नीचर लिया तो हम यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और उसका अमाउंट हम वहां पे लिख के जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख रहा है कि ए ने इसको परचेज कर लिया है तो फिर कैश आ रहा है, तो फिर सिमिलर हमें यहाँ पे ही शो करना पड़ेगा। मतलब अगर वो टेकन ओवर मतलब वो ले जा रहा है, पार्टनर ले जा रहा है और उसकी कोई भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर हमें उसको बैंक में नहीं लिखना है, अलग लिखना है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर कोई भी पार्टनर पेमेंट करके अगर उस एसेट को लेके जा रहा है तो हमें उसको बैंक में ही शो करना है, बस। उसके बाद अगर लायबिलिटीज में भी सेम ही है, ठीक है, अगर कोई भी लायबिलिटी कोई पार्टनर लेके जा रहा है या लायबिलिटी पार्टनर पे ऑफ कर रहा है, ठीक है, कोई भी लायबिलिटी पार्टनर पे ऑफ कर रहा है तो हमें उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि भाई पार्टनर ने पे ऑफ किया है, तो फर्म के लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो भी पार्टनर उस लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा वो यहाँ पे दिखा देंगे हम, ठीक है। और कोई भी अगर फर्म के एक्सपेंसेस हैं, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्म के मतलब फर्म के द्वारा ही पे किए जा रहे हैं तब तो फिर बैंक में ही आ जाएंगे एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। लेकिन अगर कोई भी एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन किसी पार्टनर ने पे कर दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसी पार्टनर ने अगर उसको पे कर दिया है तो फिर हम उसको कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप ये पोर्शन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या है कि आपको ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए,
उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है हमारा, या तो हम बैलेंस करेंगे, या तो इधर बैलेंस आएगा या इधर बैलेंस आएगा। जो भी बैलेंस आएगा वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेना है। यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई लाइबिलिटी, ठीक है, किसी एसेट से एडजस्ट कर दी जाती है तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। मतलब समझिए, मैंने कहा एक क्रेडिटर था जिसने फर्नीचर जो था, फर्नीचर वो फुल सेटलमेंट में उसने रिसीव कर लिया है, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी क्रेडिटर था हमारी फर्म का, उसको 10,000 रुपीज देने थे, फर्नीचर की वैल्यू मान लेते हैं 8,000 या 10,000 जो भी थी, उसने वो फर्नीचर लिया और वहां पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने, उस क्रेडिटर ने इस फर्नीचर को फुल सेटलमेंट में रिसीव कर लिया। तो बस ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो एसेट्स के थ्रू पे ऑफ कर दी गई है सीधा, उसकी कोई एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। लायबिलिटी कम हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगी, बात खत्म। एंट्री हम यहाँ पे कोई भी नहीं करेंगे अगर, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। और अगर पार्टनर ले जाता है कोई एसेट तो वो हमने बताया ही है, कोई लायबिलिटी पार्टनर पे ऑफ करता है तो भी हमने बताया कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। सिंपल सी बात है। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्टनर का लोन है, ठीक है, देखिए आउटसाइडर लोन अकाउंट तो नहीं बनेंगे यहाँ पे, ठीक, ये तो याद रखिएगा, आउटसाइडर लोन अकाउंट नहीं बनेंगे, ठीक है। और यहां पे भी ध्यान रखिएगा, हमने यहां लिखा है कि कौन सा लोन नहीं उतारना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब इस साइड लायबिलिटी साइड में कौन सा लोन नहीं उतारना, लोन फ्रॉम पार्टनर। लेकिन अगर उसके वाइफ का, जो कि आपके से क्वेश्चन में पूछता है, अगर उसकी वाइफ का लोन है तो हम नोट करेंगे क्योंकि वो आउटसाइडर लायबिलिटी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको बहुत देखने को मिलेगा कि मिसेस ए, मिसेस बी, उनकी वाइफ का लोन है, तो हमने यहाँ पे मना किसको करा है, लोन फ्रॉम पार्टनर को, जिसको हमें नोट नहीं करना है। बट बाकी हम जो अदरवाइज जो बाहरी, जैसे उनकी वाइफ है, उनके भाई है, उनका लोन है तो हम जरूर नोट करेंगे, ठीक है। और लोन जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो पार्टनर का लोन हम क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर का लोन हम अलग से बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। और इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल सा बस जो भी बाई बैलेंस, ठीक है, जो लोन का अमाउंट है बाई इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है जोड़िए, इधर आएगा टू बैंक, सीधा बैंक से आपको उसको पे ऑफ कर देना, बस खत्म। यहां पे आपका पोर्शन पूरा खत्म होता है। लोन अकाउंट बनेगा, उसके बाद आपका पूरा पोर्शन खत्म। फिर उसके बाद आपको बनाना है बैंक अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। कैश का बैलेंस टू बैलेंस उतारना है, ठीक है, आराम से कैश का बैलेंस आपको उतार लेना है। यहां की ये जो बैलेंस है इनको लेजर पोस्ट करना है आपको। जैसे ये बैंक बैलेंस है, इसको हम उठा के इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ठीक है, इधर आ जाएगा। उधर जो बैंक लिखा हुआ है उसको हम इधर उतार लेंगे टू रियलाइजेशन, ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। हमने देखा कि और तो कहीं पे कैश नहीं मिला हमें, यहाँ पे एक कैश और है, बैंक और है, वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, अमाउंट यहाँ पे भी हम शो कर देंगे, ठीक। इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे ये सारी चीजें करने के बाद कैश अकाउंट होगा वो मैच होगा। अगर कैश अकाउंट मैच नहीं होता है तो आंसर गलत है, और अगर कैश अकाउंट मैच हो जाता है तो मुबारक हो, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को किया है। ये सारी वीडियो आप दोबारा से देखिए, एक बार रिवीजन करिए, 2 बार रिवीजन करिए, ठीक है। रिवीजन वीडियो ही है आपके लिए ये, है ना। मैंने मोटा मोटी 30 to 35 मिनट्स में ये पूरा काम होगा आपका, ठीक। लेकिन इसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये फॉर्मेट अच्छे से याद करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट इनिशियल 2-3 क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका आईसीएसई बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है, फॉर्मेट यही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आप अपने बेसिक से क्वेश्चन इससे स्टार्ट करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ये आपका पूरा रियलाइजेशन का पोर्शन, थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। हम रियलाइजेशन का एक न्यूमेरिकल पार्ट भी लाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग कैसे यहाँ पे टैकल करते हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए प्लीज, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।